प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया गया। प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले कंप्यूटर बाबा को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया। उनके अलावा आश्रम में रहने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रशासन ने बिना किसी हंगामे के आश्रम को पूरी तरह ढहा दिया। इस काम में मशीन की मदद भी ली गई और कई घंटों तक चली कार्रवाई में आश्रम की इमारत को तोड़ा गया। इस बीच बड़ी संख्या में वहां पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। हालांकि अवैध कब्जे को तोड़ने से पहले आश्रम में रखा सारा सामान बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने बताया कि कंप्यूटर बाबा को अवैध रूप से कब्जा करने पर आश्रम खाली करवाने के कई मौके दिए गए। प्रॉपर्ली नोटिस दी गई, नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने सर्टिफिकेट को नहीं हटाया। इस मुद्दे पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। एनसीबी ने ड्रग्स रखने के मामले में मशहूर फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सईद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले शबाना सईद से करीब 4 घंटे पूछताछ की गई। शबाना के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद किए हैं, जिसमें गांजा, चरस और एमडी नाम की ड्रग्स शामिल है। इसके अलावा एनसीबी ने 3,58,610 रुपए भी जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी ने शबाना के पति फिरोज नाडियाडवाला को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। Mrs. Nadyadwala has been arrested. चीन के सिंचुआन शहर में बिना ड्राइवर वाली एक टैक्सी का ट्रायल किया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब वहां पर इस तरह की टैक्सी का ट्रायल किया गया हो। इससे पहले भी चीन में ऐसी कई टैक्सियों का टेस्ट रन किया जा चुका है, लेकिन इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें बिना टेक्नीशियन के लोगों को बैठाकर सफर करवाया गया। बिना ड्राइवर वाली ये टैक्सी युनचान की सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की तरह ही सर पर दौड़ती नजर आई। सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना सड़क पर ऐसे दौड़ी जैसे उसे कोई ड्राइवर ही चला रहा हो। कहाँ रुकना है, कहाँ रफ्तार पकड़नी है, ये टैक्सी सब कुछ अपने अंदर लगे सेंसर और कैमरों की मदद से उसे भांपते हुए उसी के मुताबिक काम करती नजर आई। बिहार में चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने हैं, लेकिन आरजेडी ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि नतीजे चाहे जो भी हो, उसे सादगी और शिष्टाचार से स्वीकार करें। पार्टी की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि अनुचित आतिशबाजी, जश्न में फायरिंग या फिर विरोधियों के कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि कार्यकर्ता सड़कों पर पटाखे न छोड़े और न ही जुलूस निकाले। 10 तारीख को मतगणना है, लेकिन आरजेडी जीत का जश्न नहीं मनाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। आखिर यह निर्देश क्यों दिया गया है और क्या आदेश दिया गया है आपकी तरफ से? एक चीज़ों को ठीक करिए, जश्न नहीं मनाएंगे ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जश्न के तरीके गलत नहीं होने चाहिए। आपको खुशी होगी, जनता की खुशी में आप शामिल होइए। कोई ऐसा चीज़ आप मत दिखा दिए थे कि जनता अलग है, आप अलग हो। जश्न का एक तरीका है, खुशी मनाने का भी तरीका है। जब खुशी आप मनाते हो तो दुनिया पसंद करती है कि आप खुशी मना रहे हो, लेकिन जब खुशी को अराजकता में बदल देते हो तब जनता मानती है ये खुशी नहीं मना रहे हैं, ये अराजकता फैला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पटाखा फोड़ना, अबीर लगाना, हंगामा करना, उछल कूद करना, कभी इसको खुशी का विषय नहीं मानती है। लेकिन जहाँ जनता 10 बैठी हो वहाँ जाओ, उनका आशीर्वाद लो। दिल्ली में पटाखा बैन होने से भारी नुकसान झेल रहे पटाखा कारोबारियों ने धरना दिया। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक राजधानी में सभी तरह के पटाखे बेचने, खरीदने और उन्हें जलाने पर रोक लगाई है, जिसके विरोध में पटाखा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद इलाके से सामने आई तस्वीर में कारोबारी केजरीवाल सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए दिखाई दिए। इस धरने में इलाके के कई पटाखा कारोबारी शामिल हुए। उन्होंने सरकार के फैसले से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही। व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जो माल इन्होंने खरीद लिया था उसका मुआवजा दिल्ली सरकार को देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के साथ बीजेपी नेता विजय गोयल भी नजर आए, जिन्होंने पटाखा बैन करने के अचानक लिए गए फैसले पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। पहले लाइसेंस क्यों दिए, फिर गोपाल राय ने क्यों उसको कंफर्म किया और फिर क्यों बैन लगाया। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर केजरीवाल सरकार ने पटाखों को बैन कर दिया।
जापान में खुला एक अनोखा अम्यूजमेंट पार्क आजकल सुर्खियों में है। काल्पनिक राक्षस गॉडजिला की थीम पर बने इस पार्क में गॉडजिला का 75 फीट ऊंचा एक स्टैचू लगाया गया और दावा है कि यह दुनिया में गॉडजिला का सबसे बड़ा स्टैचू है, जिसे देखकर थीम पार्क में पहुंचे लोगों को गॉडजिला फिल्मों की याद आ गई। जिस तरह फिल्म में गॉडजिला की एंट्री पर दर्शकों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वैसे ही थीम पार्क में अपनी आंखों के सामने दहाड़ते गॉडजिला के इतने बड़े स्टैचू को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन थीम पार्क में ये स्टैचू बस एक शो पीस ही नहीं है, लोग इसके अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। इसके लिए पार्क में 400 फीट लंबी 2 जिप लाइन है। लोग जिप लाइन में झूलते हुए गॉडजिला के इस विशाल स्टैचू के मुंह में घुसे और डर और जोश से भरे इस सफर ने उन्हें रोमांच से भर दिया। इस झूले का मजा लेने के लिए कोरोना काल में भी थीम पार्क में काफी पर्यटक पहुंचे। इतने बड़े स्टैचू के सामने वो अपनी तस्वीरें खिंचाते भी नजर आए। मगर थीम पार्क में मस्ती पर फुल स्टॉप यहीं पर नहीं लग जाता। इसके अंदर गॉडजिला म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें कई शानदार स्टैचू दिखे। लोगों ने वहां दूसरे खेल भी खेले। अमेरिका की कमान जो बाइडेन के हाथों में आने के साथ ही अमेरिका और भारत के संबंध भी अब बाइडेन की नीतियों पर ही निर्भर होंगे। जब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, तब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी मेंबरशिप की दावेदारी का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया था। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते डेमोक्रेट बराक ओबामा और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से शानदार रहे, लेकिन क्या बाइडेन से भी भारत का रिश्ता वैसा ही बन पाएगा? ये सवाल तमाम भारतवासियों के मन में है। लंबी असमंजस के बाद बाइडेन की जीत तय होते ही अमेरिका सड़कों पर उतरा। कहीं बाइडेन के नाम का शोर, कहीं घंटी, ढोल और अमेरिकी झंडों के साथ भांगड़ा। तो कहीं आतिशबाजी के साथ साथ आसमान छूता अमेरिका के साथ ही भारतवंशियों का जोश। My great honor. और इसी जोश में एक आवाज, जिसका रिश्ता अमेरिका की सत्ता से भी नहीं, भारत के आम लोगों से ही। Joe Biden. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के साथ ही कमला हैरिस के जरिए भारत और अमेरिका का रिश्ता जुड़ चुका है। और इसका असर भारत में खासकर तमिलनाडु के उस गांव में भी दिखा, जहां अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां का जन्म हुआ था। जब जश्न ऐसा हो तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने प्रशंसकों को शुक्रिया कहना ही था। South Carolina. लेकिन सवाल उठता है कि क्या अपने सिपह सालारों में भारतवंशियों को अहमियत देने वाले बाइडेन की नीति भारत को लेकर वही रहेगी जो जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की रही? इसे समझने के लिए ज्यादा दिन नहीं, करीब 100 दिन पीछे देखिए। भारत की स्वतंत्रता दिवस का वो दिन जब बाइडेन केवल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। All Americans of Indian ancestry, all across the United States. Happy Indian Independence Day. अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों को उनके मूल देश की बधाई देने के बाद बाइडेन ने तभी अपने भविष्य की योजनाओं का पिटारा थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया था। We spare a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders.
जो बाइडेन ने H-1B वीजा प्रतिबंधों में ढील देने और उनकी मौजूदा संख्या को बढ़ाने का भरोसा दिया था। बाइडेन ने ग्रीन कार्ड के लिए देशों का कोटा खत्म करने का भी भरोसा दिया। कोटे के कारण ही ज्यादातर भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कई विषयों में शोध करने वाले छात्रों को वीजा सीमा में छूट देने की बात कही। यानी बाइडेन की वीजा नीति से भारत के लोगों को फायदा होगा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। क्या आतंक परस्त पाकिस्तान को लेकर बाइडेन का रुख सख्त रहेगा? इसका जवाब बाइडेन ने हिंदू अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लिखित सवाल के जवाब में दे दिया था। बाइडेन ने तब साफ किया था कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। दक्षिण एशिया में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमा पार आतंकवाद पर भी अंकुश लगाने की कोशिश होगी। यानी पाकिस्तान के दिन बदलने वाले नहीं हैं। बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहते ही अफगानिस्तान में अमेरिकी नौसेना ने डेरा डाला था और तालिबान के ऊपर बमों की बारिश हुई थी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले पर बाइडेन ओबामा की नीति पर ही आगे बढ़ेंगे और ट्रंप के समय तालिबान से बातचीत की पहल पर पानी फिर सकता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते दो संस्थाओं की दोस्ती में बदल चुके हैं। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते जैसे थे, कुछ वैसे ही रिश्ते बाइडेन के साथ भी बनेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत से रिश्तों की अहमियत को खुद बाइडेन ने उपराष्ट्रपति रहते ही भली भांति भांप लिया था। Mr. Prime Minister, our conversations these past 2 days leave me with absolute confidence that we can cross the sea together. And we are encouraged, all of us who have been in contact with you these last couple days. अमेरिकी चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश दिया, तो उन्हें बाइडेन से मुलाकात के करीब 5 साल पुराने लम्हे भी याद आ गए। तब प्रधानमंत्री से रूबरू होने के बाद उस वक्त के उपराष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें जीत की बधाई दी थी। Mr. Prime Minister, you won the largest democratic exercise in history with over 550 million Indians casting their votes earlier this year. You campaigned on some of the very goals we hope to achieve in this relationship. Greater investment in India's economy, a modernized defense sector, and inclusive growth for both of our peoples. जो बाइडेन के इस पुराने संदेश में ही भारत के साथ रिश्तों की भावी नीति छिपी है। सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने की बात कर बाइडेन ने साफ कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर अमेरिका भारत का साझेदार रहेगा। भले ही अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चीन पर बाइडेन की नीति अलग हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो चीन को अपने आसपास भी फटकने नहीं देंगे। ये तय है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी ये मान लिया है कि ज्यादातर मामलों में बाइडेन की नीति ट्रंप जैसी ही होगी। जहां तक कारोबार की बात है, इस मसले पर दोनों देशों के बीच तनातनी रही है। इस मामले में बाइडेन बराक ओबामा की राह पर चल सकते हैं, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा फायदा बाइडेन की ईरान नीति से होगा। ट्रंप की परमाणु नीति की वजह से ईरान और अमेरिका की दूरी बढ़ी और ईरान पर प्रतिबंधों की वजह से तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा। ये पाबंदी खत्म हुई तो भारत के लिए ईरान से तेल और चावल व्यापार का रास्ता साफ होगा। यही नहीं, बाइडेन के आने के बाद चाबहार बंदरगाह के रास्ते की सारी अड़चनें भी दूर होंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अवैध निर्माण बताकर हटाने के बाद सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह आज इंदौर जेल में कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने जा रहे हैं। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई से पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया था। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा के 6 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है।
नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए इकोनॉमी की शव यात्रा निकाली। इस बीच प्रदर्शनकारी प्रतीक के तौर पर बनाई गई इकोनॉमी की अर्थी लिए दिखाई दिए। नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर एनएसयूआई जो है वो एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा बैनर और पोस्टरों के जरिए भी प्रदर्शनकारियों ने 4 साल पहले लागू की गई नोटबंदी को भी गलत बताया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रतीक के तौर पर बनाई गई अर्थी में आग लगाई और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का जुलूस आरबीआई दफ्तर तक जाकर प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच कुछ कार्यकर्ता तो बैरिकेडिंग को पार भी कर गए। हालांकि उस पार खड़ी पुलिस ने तुरंत ही उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को उठाकर पुलिस अपनी गाड़ियों में ले जाती हुई दिखाई दी। चीन के शंघाई में एक दफ्तर में एक ऐसा रोबोट तैनात किया गया जो बिना किसी के संपर्क में आए सामान की डिलीवरी कर सकता है। चीन में सामान डिलीवरी के लिए काफी वक्त से ऐसे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में ये काफी आगे है। इस रोबोट में एक कैमरा और कई ऐसे सेंसर फिट हैं जिनकी मदद से ये अपनी तय जगह पर बिना किसी चीज या व्यक्ति से टकराए बहुत आराम से पहुंच सकता है। इस रोबोट की बॉडी बॉक्स जैसी है और आकार में काफी बड़ा होने की वजह से ये कई पार्सल एक साथ ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। जिस व्यक्ति का सामान है, डिलीवरी से पहले उसका मोबाइल नंबर रोबोट के ऊपर लगी स्क्रीन पर डाला जाता है। उसके बाद ये पार्सल लेकर उस तक पहुंच जाता है और ग्राहक अपने मोबाइल नंबर के जरिए वो पार्सल रोबोट से ले लेता है। इतना ही नहीं, मंजिल पर पहुंचने के साथ ही ये ग्राहक को एक मैसेज के जरिए अपने आने की जानकारी भी देता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों के जलाने पर रोक लगाने की मांग पर आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी अपना फैसला सुनाएगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने राज्यों को नोटिस जारी कर पिछले शुक्रवार तक जवाब मांगा था। सुनवाई के समय एनजीटी ने माना कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि मौत का जश्न नहीं मनाया जा सकता। इस बीच दिल्ली में पुलिस ने सभी पटाखा बेचने वालों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई एनजीटी के निर्देशों के आधार पर ही करेगी। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क किनारे मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और इस बीच एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष के लोगों की पिटाई करते हुए नजर आए। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उनके सामने जो भी दूसरे पक्ष से आया उसकी उन्होंने पिटाई कर दी। इस पिटाई से कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। कुछ तो जोर जोर से रोने भी लगी, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस हंगामे को देखने के लिए आसपास के कई लोग भी जुट गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हराया। अब मंगलवार को फाइनल में दिल्ली का मुकाबला मुंबई से होगा। अबू धाबी में खेले गए दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में पहले खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद के सामने 190 रनों की चुनौती रखी, लेकिन जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट खोकर 172 रन ही बना पाई। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा ये बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां मुश्किल हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुंचकर उसे बुझा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से एनजीटी चिंतित है। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और खरीद के साथ साथ जलाने पर भी रोक लगाई है, लेकिन दिल्ली के पड़ोसी राज्य ने दिवाली के दिन लोगों को 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खट्टर के मुताबिक 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट से व्यापारियों को भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यानी दिल्ली में पटाखे भले ही ना जलें, लेकिन हरियाणा और गुरुग्राम में लोग पटाखे जला सकते हैं। कोरोना का जो मरीज है
फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 से फिर पर पहुँच गए। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग आके अपना बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते। यूपी के बागपत में 2 लड़कियों के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि दोनों लड़कियां एक साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनमें एक के घर वालों ने इसका विरोध किया और वो लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दूसरी लड़की पर भी थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस हंगामे को देखने आसपास के कई लोग भी जुट गए। उन्होंने भी इस लड़की को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान कई लोग उसे और मारने के लिए उकसाते रहे। इससे पहले कुछ लोग दोनों लड़कियों को एक दूसरे से अलग करते दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों हटने को तैयार नहीं थी। इस दौरान उनके बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। बाद में किसी तरह से उन दोनों को अलग किया गया, लेकिन इसके बावजूद हंगामा खत्म नहीं हुआ। इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद बुरी तरह से पिटने वाली लड़की ने पुलिस वालों को घटना की पूरी जानकारी दी। बाद में पुलिस मारपीट करने वाले एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाती हुई भी दिखाई दी। यूपी के कोंटा में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने लड़के की पिटाई कर दी। लड़की ने बताया कि वो साइकिल से घर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी ने छेड़खानी शुरू कर दी, जिसका पता चलते ही वहां से गुजर रहे लोगों ने इस लड़के को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में शामिल बाइक पर बैठे एक आदमी ने सबसे पहले उसे जोरदार थप्पड़ जड़ा, फिर उसके एक हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर उसे सबक सिखाने की कोशिश की। इस बीच वो लड़का खुद को बेकसूर साबित करने की जद्दोजहद में जुटा दिखा। लोगों की शिकायत पर कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और 2 पुलिस वाले आरोपी को अपने साथ बाइक पर बैठाकर उसे थाने ले गए। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें 37 नए प्रोजेक्ट हैं, जिनकी लागत करीब 614 करोड़ रुपए होगी। इनमें कृषि और पर्यटन के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। वाराणसी में पहले से ही 9000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लंदन में रेस के समय हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई दूसरी लग्जरी कारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिनमें कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में वो तेज रफ्तार ऑडी कार सड़क के किनारे खड़ी कई दूसरी गाड़ियों से टकराती दिखी। बताया गया कि कार चला रहा लड़का एक दूसरी कार के साथ रेस लगा रहा था, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से उसकी कार बेकाबू हो गई और वो सड़क के किनारे खड़ी दूसरी लग्जरी गाड़ियों से जा टकराई। जिन गाड़ियों को उसने टक्कर मारी उनमें मैक्लेरन, पोर्श और बेंटली जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। टक्कर मारने के बाद कार हवा में कई फीट उछलते हुए दूर जा गिरी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। यूपी के बागपत में 2 लड़कियों के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि दोनों लड़कियां एक साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनमें एक के घर वालों ने इसका विरोध किया और वो लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दूसरी लड़की पर भी थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस हंगामे को देखने आसपास के कई लोग भी जुट गए। उन्होंने भी इस लड़की को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान कई लोग उसे और मारने के लिए उकसाते रहे। इससे पहले कुछ लोग दोनों लड़कियों को एक दूसरे से अलग करते दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों हटने को तैयार नहीं थी। इस दौरान उनके बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। बाद में किसी तरह से उन दोनों को अलग किया गया, लेकिन इसके बावजूद हंगामा खत्म नहीं हुआ। इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद बुरी तरह से पिटने वाली लड़की ने पुलिस वालों को घटना की पूरी जानकारी दी। बाद में पुलिस मारपीट करने वाले एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाती हुई भी दिखाई दी। फिल्म जगत की छवि खराब करने के मामले में दायर याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फिल्म इंडस्ट्रीज की 38 फिल्म कंपनियों और संस्थाओं की तरफ से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिका में फिल्म जगत को लेकर अपमानजनक, गैर जिम्मेदाराना और बदनाम करने वाली रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही मीडिया ट्रायल करने के लिए कुछ मीडिया हाउस और टीवी पत्रकारों को रोकने के लिए हाईकोर्ट से अपील की गई है। इस याचिका को दायर करने वालों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन की कंपनियों समेत कई बड़े प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुशांत केस में कुछ मीडिया हाउस ने फिल्म जगत को बदनाम करने की कोशिश की है। लंदन के अपर हॉलोवे से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी मरीज को बेरहमी से पीटता दिखाई दिया। बताया गया कि वो मरीज वहां अपनी रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया
कि उस अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी ने मरीज को जमीन पर गिराकर खूब पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि बहसबाजी के बीच आरोपी स्वास्थ्यकर्मी ने मरीज को पकड़ लिया और उसे लगातार कई घूंसे मारकर झटके से फर्श पर गिरा दिया। इतने में भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने फर्श पर गिरे मरीज को जोर से लात मारी, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग उससे मारपीट बंद करने की अपील करते सुनाई दिए। इतनी मारपीट के बाद भी मरीज उठा और उस स्वास्थ्यकर्मी पर सवाल उठाते हुए उसे उसके फर्ज याद दिलाए। इससे पहले वो मरीज भी स्वास्थ्यकर्मी से भिड़ता नजर आया, जिसके बाद दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,745 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में रिकॉर्ड है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से 77 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ने की दर भी बढ़कर 15.26% हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी पिछले 24 घंटों में 964 नए मरीज मिले हैं। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं, जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल ले जाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के शेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिन सैंपलों को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उन्हें ये ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। ड्रग्स के मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एक बार फिर एनसीबी ने नोटिस भेजा है। एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश को मंगलवार को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। करिश्मा प्रकाश से पहले भी 2 बार एनसीबी समन भेज चुकी है, जिसका करिश्मा प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार के दरभंगा में 57 साल बाद हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई। इसी के साथ दिवाली और छठ पूजा से ठीक पहले लोगों का लंबा इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि वहां से 1962 से 1972 के बीच विमान उड़ान भरा करते थे। लेकिन अब फिर इस विमान सेवा के शुरू होने से दरभंगा से बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई आने जाने के लिए लोग सीधी उड़ान भर सकेंगे। यही वजह रही कि जब पहला विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा तो रनवे के दोनों तरफ खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से उस पर पानी की बौछार कर उसका स्वागत किया गया। सरकार को थैंक्स बोलना चाहेंगे पूरे मिथिला की तरफ से। पहली बार दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका भी सम्मान किया गया। उन लोगों ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इससे उन्हें कितनी सहूलियत हो गई। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और इससे सुविधा हम लोगों को बहुत ज्यादा है। हालांकि कोरोना संकट के बीच हवाई यात्रा करने वाले सभी लोग पीपीई किट पहनने के साथ चेहरे पर शील्ड लगाए भी नजर आए। कोरोना से बचाव के सभी इंतजाम के बाद ही उन्हें उड़ान भरने की इजाजत दी गई। कुपवाड़ा में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माचुल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने 2 AK-47 समेत बड़ी तादाद में असलहे भी बरामद किए। मुठभेड़ के समय एक अधिकारी और सुरक्षा बल के 3 जवान भी शहीद हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कुछ लोगों ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि शराब के नशे में पुलिस वाले ने बस स्टैंड पर खड़े कुछ लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए लोग थाने पहुंच गए और आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड करने की मांग की। पीएम मोदी ने रविवार को सूरत के लोगों को रो-रो फेरी सेवा की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेवा की शुरुआत की, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सूरत से सौराष्ट्र के बीच चलने वाली इस रो-रो फेरी सेवा से सड़क मार्ग के मुकाबले यात्रा में काफी कम वक्त लग रहा है और दोनों के बीच दूरी भी 317 किलोमीटर से घटकर महज 60 किलोमीटर रह गई है। लोग अब महज 4 घंटों में सूरत से सौराष्ट्र पहुंच रहे हैं, जबकि पहले इस यात्रा के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे। एमपी के शिवपुरी में शराब के नशे में एक पुलिस वाले पर लोगों से मारपीट करने का आरोप लगा। वहां के लोगों का आरोप है कि ये पुलिस वाला आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करते रहता है जिससे वो दहशत में है। और इस बार भी उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि उसने शराब के नशे में बस अड्डे पर पहुंचकर लोगों से मारपीट शुरू कर दी।
सामने आई तस्वीरों में आरोपी पुलिस वाला वर्दी में कुछ दूसरे पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचता दिखा, जिसने कुछ दूरी पर खड़े लोगों के बीच पहुंचकर एक आदमी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उसने 2 बार रिवॉल्वर निकाली और कह रहा शूट कर दूंगा तुमको, डंडा मारा मेरे छोटे भाई में। इस पुलिस वाले की गुंडागर्दी के बाद कई लोग इकट्ठा होकर भौंती थाने का घेराव करने पहुंच गए, जिन्होंने उस पुलिस वाले का मेडिकल करवाने के साथ उसे सस्पेंड करने की मांग की। हंगामे की जानकारी मिलने पर एक पुलिस अफसर वहां पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे दिखे, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। आखिरकार वो उस पुलिस वाले का मेडिकल करवाने के लिए राजी हो गए। थाने के बाहर पुलिस अफसर के भरोसा देने के बावजूद भी काफी देर तक लोगों का हंगामा जारी रहा। हाथरस में केमिकल भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। यूपी के हाथरस में एक हाईवे से केमिकल लेकर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई। बताया गया कि ये टैंकर एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसमें रखे केमिकल ने आग पकड़ी और आसमान में आग की लपटों और धुएं का इतना विशाल गुबार उठा कि वो दूर से ही नजर आया। आग की लपटों में टैंकर पूरी तरह घिरा दिखा। घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन टैंकर राख हो गया। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बताया गया कि इसमें 37 नए प्रोजेक्ट हैं, जिनकी लागत करीब 614 करोड़ रुपए होगी। दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल की फाइनल में पहुंच गई। इसके साथ ही कल होने वाले आईपीएल के फाइनल मैच में दिल्ली का मुकाबला मुंबई से होगा। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत से सौराष्ट्र के बीच चलने वाली रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की। बताया गया कि रोरो फेरी सेवा के शुरू होने से सूरत से सौराष्ट्र पहुंचने में अब सिर्फ 4 घंटे ही लग रहे हैं, जबकि पहले 10 घंटे लगते थे। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।